नमस्कार दोस्तों, आशा कर रहे हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। साथ साथ नो बकवास, बिल्कुल काम की बात। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी की तरफ से ईपीएफओ का जो रिक्रूटमेंट यानी राइट नाउ जो सुनहरा ऑफर आया है, सो उसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ लाया हूं एक इंपॉर्टेंट सेशन जिसको बोलते हैं लर्न थ्रू एमसीक्यू सीरीज। और इसमें हम जो है कंप्लीट आपके साथ जनरल स्टडीज पे जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, सिलेबस कह सकते हैं, दैट मीन्स आपका इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, तो और भी अलग अलग जो भी टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे इस पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाएंगे। आज का हमारा जो सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के, तो आज जो नॉर्मल हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग वो इंपॉर्टेंट सिलेबस को कि कहां से एक्चुअल में आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है, जहां पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। देन इसके साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एनालिसिस है, छोटा छोटा बेसिक पॉइंट है जहां से आपको और अच्छे से हेल्प होगा पढ़ने में। इसके बाद आपका जो पहला कंटेंट देख रहे हैं कि सिलेबस और स्ट्रेटेजी का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और अदर पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद आपका पोस्ट डिटेल एनालिसिस एंड कंपैरेटिव एनालिसिस। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें पार्टिकुलर दो इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है, एक आपका एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर कह सकते हैं और एक आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कह सकते हैं जिसको। तो नॉर्मल इसके वाइज थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा और थोड़ा सा कंपैरिजंस करेंगे हम लोग एसएससी सीजीएल से जो रिक्रूटमेंट होता है लेवल 8 के पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट का नाम है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। और कहा जाता है कि एसएससी सीजीएल में ये जो दो इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो गैजेटेड पोस्ट होता है, तो थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा सीन इस पे हम चेकिंग करेंगे। मतलब ये समझ सकते हैं कि कंप्लीट इस वीडियोस में आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो काइंडली इस वीडियो के एंड तक आप जुड़े हुए रहें। मे भी हो सकता है कि 15 से 20 मिनट्स तक ये वीडियो चल जाए, बट आपको जुड़ के रहना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, कई सारा टॉपिक्स आपके साथ क्लियर होगा और कई सारी चीजों को आपके साथ हम शेयर करेंगे। सो आइए चलते हैं, आज का हम शुरुआत करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग और कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल अगर हम बात करेंगे इस बार के इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के रिगार्डिंग, तो आपको पता है कि एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर जो आपका ईपीएफओ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात होता है ईपीएफओ का, तो ये किस मिनिस्ट्रीज में आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आपको रिमेंबर रखना है और उस पार्टिकुलर वेबसाइट पे आपको रेगुलर जाना है, बिकॉज ये इसी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम है, तो वहां से भी आपका क्वेश्चन काफी बार बन सकता है। आपको रिमेंबर रखना है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके पोर्टल पे आपको जाना है और यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे चेक करना है। इफ सपोज कि अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तैयारी कर रहे हैं ग्रेड बी या फिर असिस्टेंट का, तो वहां पर एक आ जाता है RBI.org, ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। उसी तरह से आपका ईपीएफओ की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली बॉडी कौन है, यूपीएससी है, तो यहां पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यहां इस पार्टिकुलर वेबसाइट पे आपको जाकर के रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना होगा, जहां से आपका जो है करंट अपडेट होगा और उसके साथ साथ कि लेबर डिपार्टमेंट का कौन कौन सा गवर्नमेंट स्कीम चल रहा है वो वहां से क्लियरेंस होगा, कई सारा रिपोर्ट्स आपके साथ क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन के स्कीम का या सिलेबस का कह सकते हैं, तो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है जिसमें मुझे आपके साथ पढ़ाना है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और कहीं ना कहीं और भी जो हमारे साथ फैकल्टीज लोग हैं वो आपको फिर आपका इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। अगर कहा जाए इंडियन पॉलिटी में तो लक्ष्मीकांत विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, जहां से आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, पढ़ना और हमारे प्लेटफॉर्म से आपको जुड़े हुए रहना है। इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स सर्वे और प्लस बजट का समरी, इसको अच्छे से देखना है, इसको अच्छे से इसका समरी अच्छे से पढ़ना है और कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, तो क्लास 11 एंड 12 का एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम साइंस का बात करेंगे तो साइंस के रिगार्डिंग भी क्लास 6 से लेकर के 10 तक एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, तो उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं पहले इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बात हो गया आपका एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर का, और ये बात हो जाता है आपका असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट अंडर ईपीएफओ। और ये जो पोस्ट है ये आपका ग्रुप ए का पोस्ट हो गया और कहीं ना कहीं ये लेवल 10 का पोस्ट है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। और अगर हम बात करेंगे कि कोई बंदा अगर यूपीएससी से सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन देता है, तो वहां से अगर वो इंडियन फॉरेन सर्विस में जाता है तब वो जाकर के अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं दे सकता है, वहां से वो खत्म हो गया आईएफएस बनने के बाद। अगर कोई आईपीएस बनता है तो वो आईएएस
का पेपर यानी नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकता है नेक्स्ट ईयर जाकर के, बट आईएफएस बनने के बाद आप नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं दे सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन है अकॉर्डिंग टू सिविल सर्विस रूल। सेम आपका आईएएस के कैटेगरी में भी सेम है। सो इसी तरह से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में और भी कई प्रकार का ग्रुप ए का पोस्ट है, जैसे आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, देन आपका इंडियन पोस्टल सर्विस, इसके बाद आपका इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स एंड कस्टम। तो इसी तरह से ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्रुप ए का पोस्ट है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट अंडर ईपीएफओ, जिसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट या स्ट्रगल के रिगार्डिंग, और भी अलग अलग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमारे प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। अगर हम बात करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का यहाँ के रिगार्डिंग, तो कई सारा पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है कि कहां से आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट इस पे ख्याल रखना है, ध्यान देना है, जो आपके एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि 1857 से लेकर के 1947 ये जो आप ईयर देख रहे हैं ना, ये विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आपको टाइमलाइंस के थ्रू हम इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे, और हम गारंटी लेते हैं कि आपको ये सेक्शन इतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, जहां से आपके एग्जामिनेशन में हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो एक तो बात हो गया कि 1857 से 1947 तक का इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट का कि फ्रीडम स्ट्रगल में नॉर्मल हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पढ़ना है, तो एक तो हो गया आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि बगावत, जो आपको पता होगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश कह सकते हैं। इसके बाद आपका अगर हम बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि सेकंड नंबर जो पॉइंट आपका है लखनऊ पैक्ट, जो 1916 में हुआ था। इंपॉर्टेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर जैसे आपका औरबिंदो घोष, जैसे कह सकते हैं आपका लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जी, महात्मा गांधी को कैसे भूल सकते हैं, और कहीं ना कहीं गांधीयन जो एरा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें गांधीयन एरा का, तो 1915 से शुरू होकर के 1948 में खत्म हो जाता है, और ये जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से इतना बेहतरीन आपके साथ हम तैयारी करवाएंगे कि आपका एक एक क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, जहां से आपका कमिंग जो पेपर है एपीएफओ का, वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प होगा। आपको बस हमारे साथ बने हुए रहना और लास्ट एंड तक जुड़े हुए रहना, बिकॉज इस वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट सा ट्रिक्स है जो आपको जुड़े हुए रहना है ओवरऑल। अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट वन जो पॉइंट है कि राइज ऑफ गांधी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 1915 से लेकर के 1948 तक का जो इंपॉर्टेंट गांधीयन एरा था, इसी दौरान में आप चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसी बीच में आपका साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना का 14 पॉइंट्स प्लान, देन इसके बाद आपका कुछ मुठभेद हो जाएगा किसके बीच में, गांधी जी के बीच में और आपका सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में। आपको याद होगा 1939 का त्रिपुरा सेशन, और उससे पहले हरिपुरा सेशन। तो ये सारा जो लॉजिक है, उसके बाद आपका क्विट इंडिया मूवमेंट्स, तो ये सारा जो निचोड़ है आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, बस आपको साथ रहना है ओवरऑल। इसके बाद आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, आपको रिमेंबर रखना है, और इसके रिगार्डिंग एक कनेक्शन है आपका खिलाफत मूवमेंट का। इसके बाद आपका होम रूल मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, मोपला रिबेलियन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, साइमन कमीशन, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, बैक टू बैक पढ़ते जाना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट का क्या फेस था, एक्सट्रीमिस्ट का क्या फेस था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, बैक टू बैक करते जाना है पूरा कहानी को। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, कई सारा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज, कई सारा जो है प्रेस रिफॉर्म्स एक्ट, ये सारा कुछ जो निचोड़ है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का है, और यहीं से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा जो आपको अच्छे से अच्छा तैयार करना है और अच्छे से अच्छा अपने एग्जामिनेशन में इसका कंट्रीब्यूशन रखना है। सो कहीं ना कहीं ये जो कंप्लीट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, इसके रिगार्डिंग 2 पॉइंट और आपको रिमेंबर रखना है कि करंट अफेयर लास्ट आप 10 से 12 यानी कि 1 साल का करंट अफेयर को भी बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए। एक पार्टिकुलर ईयरली मैगजीन को खतरनाक लेवल पे जो है रिविजन्स करते जाना है। एनसीईआरटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, आपको जैसे पता है एनसीईआरटी के रिगार्डिंग। और उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें एक और इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो आपको मैं छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, जिसका नाम है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड आपका लेबर लॉ। दिस वन, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। तो यहां से क्या है कि कोड ऑन वेजेस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका 2-4 पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट इसमें, जैसे आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हो गया। इसके बाद आपका कोड ऑन सोशल
सिक्योरिटी। तो ये सारा कोड्स पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। अगर हम बात करेंगे कि लॉ रिलेटेड टू वोमेन से रिलेटेड जो है भारत सरकार का कई सारा जो स्कीम है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपका सोशल सिक्योरिटी में हेल्प करेगा। मिनिमम वेजेस एक्ट क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, लेबर लॉ, ये सारा जो कहानी है वो आपके ईपीएफओ के अंदर आता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी रिसेंट में एक इशू हुआ था तमिलनाडु में, जो बिहार के जो लोग थे वहां जो काम करते, तो हिंदी स्पीकिंग का इशू हुआ था, तो माइग्रेशन का इशू हो गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक बन गया आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो ऐसा ऐसा एंगल आपको ढूंढना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और चीजों को समझना है। उसके बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देन आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मैंने पहले ही आपको बता दिया। इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है पीआरएस, यहां पर आप जरूर जाइए। उसके बाद आपका ईपीएफओ, लेबर ब्यूरो, देन इसके बाद आपका कई सारा इंपॉर्टेंट जो कंटेंट्स है मैंने आपके सामने शेयर किया ओवरऑल। चलिए आइए बढ़ते हैं आज का जो मेन सेशन इंपॉर्टेंट है कि लर्न थ्रू एमसीक्यूज के थ्रू किस तरह से हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ पाए, किस तरह से इसको समझ पाए और किस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर पाए। सो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने पहले ही आपको बताया कि इसके रिगार्डिंग आपके साथ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा। सो ओवरऑल मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की, जैसे अगर मान लीजिए कि लेवल 10 का पोस्ट है या लेवल 8 का पोस्ट है तो ग्रुप ए या ग्रुप बी हो गया। उसी तरह से अगर आप सीजीएल में देखिएगा तो वहां पर भी आपको मिल जाता है ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर, जो लेवल 8 का पोस्ट होता है, गैजेटेड पोस्ट होता है। उसी तरह सिविल सर्विस में भी मैंने डिस्कस किया कि इंडियन ऑडिट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये सारा का निचोड़ एक जगह हुआ। अब हम शुरुआत करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, जो इंपॉर्टेंट सा हमारा जो सीरीज आज का है लर्न थ्रू एमसीक्यू सीरीज। बस कुछ देर और बने हुए रहे हमारे साथ। ये हमारा आज का सेट 1 है। आपको क्या होगा कि सेट 2, सेट 3, सेट 4 इस तरह से जो है आते जाएगा और इसके थ्रू हम लोग कई सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन को जानेंगे और पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से एक साथ मिलकर तैयारी भी करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, औरोबिंदो घोष वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हमारा एक कंप्लीट निचोड़ है इस पार्टिकुलर एग्जामिनेशंस के लिए, और मैंने अदर सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस किया आपके साथ। सो फाइनली आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि औरोबिंदो घोष के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट जो लिटरेरी वर्क्स है वो एसोसिएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है द फ्यूचर एवोल्यूशन ऑफ मैन, देन रिवर्थ एंड कर्मा, उसके बाद आर ऑफ गॉड, ये 3 इंपॉर्टेंट जो है लिटरेरी वर्क्स है किसका, औरोबिंदो घोष का। अब आपको इसमें क्या करना है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन है ओनली 1, दैट मींस कि द फ्यूचर एवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी एक ही काम है औरोबिंदो घोष जी का। ऑप्शन बी 2 एंड 3, यानी एक नंबर एलिमिनेट हो जाएगा इस हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी नंबर 3 ओनली, यानी कि इसका मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो जाता है। और ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। तो आप जल्द से जल्द इसका आंसर बताएं और मैं इसका आंसर बताने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। सो ओवरऑल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉल्ड 1, 2 एंड 3। तो थोड़ा सा हम लोग औरोबिंदो घोष जी के बारे में जान लेते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल औरोबिंदो घोष जी का जो जन्म है वो आपका 15th ऑफ अगस्त 1872 में हुआ। ये आपको रिमेंबर रखना है, जहां से क्वेश्चन आपका आस्किंग आ सकता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इनका जो जन्म हुआ नॉर्मल, ये आपका कहां पे हुआ, तो कैलकाटा में हुआ, और अभी राइट नाउ कोलकाता हम लोग बोलते हैं, जो आपको पता है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है इनके लाइफ से जुड़ा हुआ, तो वो आप लोग लिख लीजिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बात, आपको पहला फैक्ट लिखना है अलीपुर बॉम्ब केस। अच्छा, इस पार्टिकुलर केस की वजह से इनको जो है जेल में डाल दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है इनके लाइफ से जुड़ा हुआ, जो आपको अच्छे से नोट डाउन बना लेना है इसका, अलीपुर बॉम्ब केस। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। इसी के रिगार्डिंग कई सारा जो इंपॉर्टेंट और लिटरेरी वर्क्स है औरोबिंदो घोष जी का, कई सारा और भी जो इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स है औरोबिंदो घोष जी का। जैसे पहला नाम आपका क्या है, पहला नाम आप लिख लीजिएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या था, एक न्यूज़पेपर था इनका,
वंदे मातरम क्या था, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो इन्होंने पब्लिश किया था 1905 में। और आपको मालूम है 1905 में क्या हुआ था, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था। और इसके बाद ही क्या हुआ था कि स्वदेशी मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से हम लोग लॉन्च कर दिए थे भारत में। तो वंदे मातरम में इनका एक वर्क है जो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था 1905 का। इसके बाद सेकंड लिख लीजिएगा आप, बेसिस ऑफ योगा। थर्ड नंबर आप लिख लीजिएगा इसी में, द फ्यूचर एवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी दिस वन, द फ्यूचर एवोल्यूशन ऑफ मैन। इसके बाद नेक्स्ट वन लिख लीजिएगा, रीबर्थ एंड कर्मा। और उसके बाद आप एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, सावित्री, सावित्री। और उसके बाद लास्ट वन आप लिख लीजिएगा, आर ऑफ गॉड। यानी इस हिसाब से क्या हुआ कि अरविंदो घोष जी का लिटरेरी वर्क्स भी सामने आ गया, क्वेश्चन भी सॉल्व हम लोग कर लिए, और कई सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी जो आपको आपके सामने मिल गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट सा है वो जनाब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के ऊपर में है। और कहा जाए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में तो एक स्पेशल सेशन मेरा आएगा इसके रिगार्डिंग। सो कहीं ना कहीं जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हैं तो 3-4 जो नाम इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कीजिएगा तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है बहुत खतरनाक लेवल पे तैयार हो जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि पहला जो नाम है वो गांधी जी का है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी, देन इसके बाद आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को हम भूल नहीं सकते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और अगर हम देखेंगे, थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो अगर आपका एंगल थोड़ा सा एनालिटिकल हो जाए पढ़ने के रिगार्डिंग तो कसम से बहुत मजा आ जाएगा पढ़ने के लिए आपको। चलिए आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि द बहिष्कृत हितकरिणी सभा सेटअप इन, यानी कि बहिष्कृत हितकरनी सभा कब सेटअप हुआ। एक तो क्लियर हो गया कि सेटअप कौन किया, तो जनाब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किया, ये चलिए क्लियर हो गया। बट कब हुआ सेटअप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉल्ड 1923। चलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइफ का और कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्क्स है वो थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो जन्म है वो आपका 14 अप्रैल यानी कि 14 अप्रैल 1897 में हुआ। आज का जो जगह है वो मध्य प्रदेश है, ये आपको रिमेंबर रखना है। आज का जगह कौन सा है, मध्य प्रदेश है, ये आपको यहाँ पे पॉइंट नोट्स करना है, नोट बना लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का तो हमारे देश के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हें कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब आइडिया एम एन रॉय ने दिया था 1934 में, और 1935 में जब कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो उसका इफेक्ट 1940 में अगस्त ऑफर में आया, उस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। और बाद में जाकर के सर स्टैफोर्ड जो क्रिप्स है, जिसको हम लोग कैबिनेट मिशन प्लान बोलते हैं, वो फिर बाद में आया। हालांकि मुस्लिम लीग वालों ने कैबिनेट मिशन प्लान को जो है अपोज किया था, बट बाद में जाकर के आपका कहीं ना कहीं 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बन गया, और फिर उसका पहला मीटिंग भी हो गया दिसंबर में। और उस पार्टिकुलर मीटिंग में कह सकते हैं या उस असेंबली में कह सकते हैं कि कई सारा मेजर और माइनर कमेटी बना था। उसमें एक इंपॉर्टेंट कमेटी जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो जनाब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, जो आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑर्गेनाइजेशन 1923 का, इसके साथ साथ कई सारा और भी जो काम है। ये ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल क्या था मालूम है कि समाज में जो डॉन ट्रोडन सोसाइटी थी, यानी कि जो निचले तबका के लोग थे, तो उनका एजुकेशनल और कल्चरल जो बैकग्राउंड है उनको अपलिफ्ट करना, उनको स्ट्रॉन्ग करना। तो नॉर्मल इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन वर्क वही था, 1923 का बहिष्कृत हितकरनी सभा, ठीक है, ये आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। इसके बाद इनके रिगार्डिंग 1925 का एक इंपॉर्टेंट इवेंट रिमेंबर रखिएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी का इनको मेंबर बनाया गया। और आपको मालूम होगा कि 1927 में जो साइमन कमीशन आया था, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी इस साइमन कमीशन के साथ मिलके भी काम किए थे। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है इस पॉइंट को, ठीक है। इसके साथ साथ 2-3 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कलाराम टेम्पल मूवमेंट, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी से जुड़ा हुआ है, ये मूवमेंट जो 1930 में मतलब चलाया गया।
इसके साथ साथ जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो बाबा साहब अंबेडकर जी इस तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। पहला राउंड टेबल हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 31 में और तीसरा हुआ था 32 में। तो ये भी पॉइंट आपको कहीं ना कहीं अच्छे से याद रखना है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग। और 1932 में क्या हुआ था कि एक पूना पैक्ट जो है ये साइन हुआ था, पूना पैक्ट। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से रिमेंबर रख देना है, 1932 का पूना पैक्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा साहब अंबेडकर जी को 1990 में भारत रत्न का जो है अवार्ड मिला। और इसके बाद आपका 1956 इससे पहले 1956 में इनका जो है डेथ हो गया। और इनके डेथ एनिवर्सरी को हम लोग क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस बोलते हैं। ड्यू टू बिकॉज डेथ होने से 1 महीना पहले ये जो है न्यू बुद्धिज्म में धर्म में कन्वर्जन अपना करवा लेते हैं। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको अच्छे से पकड़ के रखना है। कहीं ना कहीं ये फैक्ट जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। 2-4 पॉइंट और हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि अगर हम बात करेंगे इनके लिटरेरी वर्क्स के रिगार्डिंग, तो पहला इनका एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम है मूक नायक, मूक नायक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर। इसके बाद दूसरा जो वर्क है आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये पॉइंट भी रिमेंबर रखना है 1936 का। तीसरा जो इंपॉर्टेंट वर्क रिमेंबर रखना है अनटचेबल, अनटचेबल ये जो है वर्क इनका 1948 का है। और कहीं ना कहीं आर्टिकल जो है 17 फंडामेंटल राइट्स का हमारे पॉलिटी में, इसको इससे कनेक्ट कर देना है आपको। इसके बाद चौथा जो नंबर वर्क है इनका बुद्धा और कार्ल मार्क्स, ठीक है, 1956 का। और एक और इंपॉर्टेंट वर्क है बुद्धा एंड धम्मा, ये अगेन आपका 1956 का है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हो गया, जैसे आपका मूक नायक न्यूज़पेपर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, अनटचेबल 1948, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, देन आपका लास्ट वन आपका बुद्धा और धम्मा 1956। तो ओवरऑल क्या हुआ आपके सामने कि B.R. अम्बेडकर जी के रिगार्डिंग कई सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो हमारा है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में है। ऑन दिस रेडियो बोस ऑन डैश एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। यानी यहां पर आपको नॉर्मल क्या है कि एक डेट इंपॉर्टेंट सा बता देना है कि पार्टिकुलर जो है ये आपका हो जाएगा 23 जून 1944, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं इधर। चलिए बताइए इसका फटाक से आंसर बताइए क्या होगा। हाँ, ये 23 जून 1942 हो जाएगा। इसको भी हमको यहां से उड़ा देना है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए फटाक सा, उसके बाद फिर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा थोड़ा सा कि ऑन दिस रेडियो बोस ऑन एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन। यानी आपको मालूम है अगर हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के रिगार्डिंग तो कई सारा इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। जैसे इन्होंने 1919 में जो है 1919 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का जो है एग्जामिनेशन क्रैक करके ज्वाइन करके फिर रिजाइन मारा। और आपको पता होगा कि 1919 में जलियांवाला बाग का भी इंसिडेंट हो गया था। और फिर फाइनली क्या हुआ कि 1921 में एक फॉरवर्ड नाम का न्यूज़पेपर था जो CR दास का था, CR दास दैट इज कॉल्ड चितरंजन दास जी का था। तो उस न्यूज़पेपर में एडिटरशिप का भी इन्होंने काम किया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस से कैसे रिलेटेड थे, तो 1938 का हरिपुरा और 1939 का त्रिपुरा सेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1939 का जो त्रिपुरा सेशन था वहीं से क्या होता है कि गांधी जी से थोड़ा सा मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हो जाता है। और फाइनली फिर क्या होता है कि 1939 में ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक अपना सा खुद सा पार्टी बनाते हैं। और आपको पता होगा कि 1939 से लेकर के 45 के बीच में वर्ल्ड वार 2 भी चलता है।
तो इसी बीच में फिर क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी भारत छोड़ करके बाहर चले जाते हैं और फिर वहां पर मोहन सिंह जी से मुलाकात होता है और कई सारा स्टोरी चलते रहता है। इंडियन नेशनल आर्मी बनता है, आजाद हिंद रेडियो नाम से एक रेडियो का जो है कार्यक्रम चलाया जाता है और उसी रेडियो में क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि किस डेट में ये बात बोलते हैं। सो आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें फाइनली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 6 जून 1944। यानी 6 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी को रेडियो के थ्रू, जो रेडियो ऑपरेट करते थे जर्मन से, तो वहां पर बोलते हैं कि फादर ऑफ द नेशन कौन है, तो महात्मा गांधी। कब बोलते हैं, तो 6 जून 1944 को। ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपको अच्छे से इसमें पॉइंट्स बना के रिमेंबर रखना है। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं मैंने आपके साथ आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है डिस्कस किया और कई सारे पॉइंट्स को मैंने आपके साथ शेयर किया, समझाया। और कहीं ना कहीं क्या है कि आपका जो ये एग्जामिनेशन है पार्टिकुलर, इसमें अगर हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको 2 पॉइंट रिमेंबर रखना है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस वीडियोस के एंड में कुछ थोड़ा सा ट्रिक्स है। ये जो हमारा जो सेशन है कंप्लीट, अगर हम बात करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्रीज का, जहां से आपका क्वेश्चन दिखेगा, तो कंप्लीट जो सेशन होगा वो आपका सेट वाइज आएगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 करके, जिसमें हम लोग लर्न थ्रू एमसीक्यू के थ्रू कई सारे चीजों को समझेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे। बिकॉज एग्जामिनेशन का तो कुछ फाइनल डेट नहीं है यूपीएससी की तरफ से, बट मान के चलिए कि जून में या जुलाई तक में हो सकता है आपका एग्जाम। तो उस हिसाब से मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो लगभग मान के चलिए कि 110 या 120 दिन के आसपास बचा हुआ है। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन रहेगा हमारे साथ। और उसके साथ साथ 2 पॉइंट और है कि जितना भी क्वेश्चन आपके साथ शेयर होगा उसका एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी रहेगा। जैसे आज मैंने आपके साथ मात्र 3 क्वेश्चन शेयर किया, लेकिन उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन कई सारा था, चाहे वो बी आर अम्बेडकर जी के बारे हो, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे हो, या फिर आप कह सकते हैं कि अरविंदो घोष जी के बारे में हो। तो कई सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। 2-4 पॉइंट और यह है कि ये सीरीज में या हमारे सेशन में और हमारे इस पार्टिकुलर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप बने हुए रहें। और ये एक सुनहरा मौका है उन एस्पायरेंट के लिए जो यूपीएससी सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसको आराम से जो है फिलअप कर सकते हैं। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जस्ट लाइक ए ग्रुप ए ऑफिसर्स अंडर ईपीएफओ, और ये किस मिनिस्ट्री में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। तो कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी हो गया, उसके रिगार्डिंग फीमेल लॉ हो गया, सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भारत में कितना प्रकार का अलग अलग जो स्कीम चलता है, गवर्नमेंट का जो स्कीम चलता है सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, कई सारा स्कीम है, मतलब कि हमारे भारत सरकार का अलग अलग स्कीम है। जैसे आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम किसान हो गया, तो ये सब क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। जनधन अकाउंट जो ओपनिंग होता है, तो इस पार्टिकुलर स्कीम को ज्यादा से ज्यादा टारगेट कीजिए। बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आप क्या करना है कि नॉर्मल सा जो है समरी अच्छे से पढ़ के जाना है। और क्लास 11 एंड 12 का एनसीईआरटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंडियन इकोनॉमी पार्ट। और कहीं ना कहीं क्या है कि जब आप इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ जब पढ़ेंगे, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि उस पार्टिकुलर वेबसाइट पे या पोर्टल्स पे आपको जाकर के अच्छे से पढ़ना है। और कोई एक ईयरली मैगजीन खतरनाक लेवल पे पढ़ाई करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए रहें, यहाँ से भी आपको काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं इस तैयारी में बेहतरीन तरीके से आप वर्क कीजिए, हमारे सेशन से आप जुड़े हुए रहिए। और साथ साथ एक पॉइंट और है कि ये जो पोस्ट है आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, ये ग्रुप ए का पोस्ट है। जैसे सिविल सर्विस में मैंने बताया इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, अगर हम सीजीएल की बात करेंगे तो ऑडिट एंड अकाउंट जो है आपका लेवल 8, वो भी गैजेटेड पोस्ट होता है, लेकिन लेवल जो है वो कम हो जाता है थोड़ा। तो नॉर्मल आपका क्या है कि एनफोर्समेंट ऑफिसर से फिर आप बहुत सालों के बाद फिर आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड में जा सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजों का डिस्कस आज किए हम। देन इसके बाद सिलेबस का थोड़ा डिस्कशन हो गया, क्वेश्चंस का डिस्कशन हो गया। तो हमारे सेशन से आपको बने हुए रहना होगा। और साथ साथ कंप्लीट जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो तैयारी है, इसका गारंटी हम लेते हैं, जिसमें पहले मैंने आपको बताया कि गांधीयन एरा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करेंगे इस गांधीयन एरा का, तो 1915 से लेकर के 47 ये पॉइंट रिमेंबर रखिएगा। और 2 पॉइंट और है, हिस्ट्री को आप कुछ इस तरह से पढ़िएगा, 1885 से लेकर के 1905,
1905 से लेकर के 1915, और आपको पता है कि फिर 1915 से तो गांधी एरा है ही है, लेकिन फिर इसके बाद 1950 से लेकर के 30 तक, और इसके साथ साथ आपका 1930 से लेकर के 1947 तक। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं क्या है कि आपको मैंने बताया गांधीयन एरा के बारे में कि 1915 से लेकर के 1947 या 48 कह सकते हैं, बिकॉज 48 में तो गांधी जी का डेथ हो गया। सो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग आज मैंने आपके साथ क्या किया कि सिलेबस को अच्छे से डिस्कस किया, और कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट जो सीन होता है कि किस तरह से एनालिटिकल अप्रोच आप बनाइए अपने एग्जामिनेशंस को लेकर के। और उसमें क्या है कि जब आप गांधीयन एरा को पढ़ रहे हैं तो गांधीयन एरा के रिगार्डिंग क्या है कि आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी देखिए साथ साथ में, और उस वक्त ये भी आपको देखना है कि कांग्रेस क्या कर रहा था। तो ये 4-5 जब एंगल एक साथ क्रिएट हो जाएगा तो आपका जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, या फिर कह सकते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, जिसका एक किताब है राजीव अहीर जी का स्पेक्ट्रम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और उसका निचोड़ और एनसीईआरटी का निचोड़ ही ये सेशन है पूरा, जिसमें मेरा जो इंपॉर्टेंट सीरीज है लर्न थ्रू एमसीक्यू सीरीज, जिसके थ्रू क्या है कि आपके साथ, ये तो आज का सेट 1 था, क्वेश्चंस भी डिस्कस होगा विथ एक्स्ट्रा जो होता है कि कुछ एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा भी होगा कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ, और उसके साथ एग्जाम जो राइट नाउ मान के चलिए 100 से 120 दिन के आसपास जब एग्जामिनेशन होगा, अभी यूपीएससी की तरफ से कुछ फाइनल इसका डेट नहीं है, सो उसके रिगार्डिंग ये कंप्लीट आप एग्जाम मोड में इसका तैयारी होगा, और सेट वाइज आपका होगा। कहीं ना कहीं और भी फैकल्टी मेंबर हमारे साथ जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं, इस पार्टिकुलर चैनल्स पे, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपके साथ शेयर करेंगे, उसका स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। सो कहीं ना कहीं हमारी जो कंप्लीट टीम है एक निचोड़ जो सॉल्यूशन देगी आपके साथ। बस आपको ये कंप्लीट 3 से 4 महीना का जो टाइमिंग है, इसमें खतरनाक लेवल पे जुड़ के रहना है, और फोड़ेंगे और तोड़ेंगे, और जब तक तोड़े नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं, ये भी रिमेंबर रखना है। तो आज का जो सेशन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। कई सारे चीजों को डिस्कस किया, होप कि आप अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ भी होंगे। थैंक यू सो मच हमारे प्लेटफॉर्म के साथ और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।